हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। आ जाइए, बज रहे हैं शाम के 8। मिल रहे हैं हम यहाँ पर डी एड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपका जो पेपर 1 है उससे संबंधित क्लास लेकर आई हूँ, जो कि आपकी ये तीसरी शायद क्लास होने वाली है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक के बाद एक क्लासेस हो रही है और अब मैं क्लासेस की रफ्तार को बढ़ाऊंगी फटाफट। अभी तक थोड़ा आराम से थी क्योंकि एग्ज़ाम आपके थे सीटेट के, वो हो गए हैं ऑलमोस्ट सबके। तो अब मैं आपकी स्पीड को बढ़ा रही हूँ और क्लासेस भी जो क्लास का है वो 2 क्लास का सोच रही हूँ मैं। एक आपको 7 से 8 वाले टाइम पर, मतलब 7 से 7:30, और एक 8 से 8:30। तो ये आपको क्लासेस मैं करने वाली हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम 8 बजे आज मिल रहे हैं और क्लास को करेंगे। आपकी जो यूपी टेट की क्लास है वो मैंने स्टार्ट कर दी है रात को 9 बजे। वो फिक्स टाइम है, उसी टाइम पर होगी और आपको उसी टाइम पर आना होगा, क्लास को अटेंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये सिलसिला रखूँगी, बीच बीच में मैं डाउट क्लास करूँगी आपको। मैं आपको हफ्ते भर के बीच में या हफ्ते में जैसा भी होगा, मैं अपने रूटीन के हिसाब से आपको डाउट क्लास में लाइव ज़रूर मिलूँगी और उसी में हम अपनी बातें करेंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस रहेगा या जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें मैं लाइव आके आपके साथ क्लास को अटेंड करूँगी। ये आपकी क्लास का टाइम रहेगा जो कि मैंने फिक्स किया। मैं लाइव क्लास अब जिस दिन भी आऊँगी उस दिन आप लोग के रोल नंबर का भी डिवाइड वगैरह सब कुछ करूँगी, उसी दिन की प्लानिंग है मेरी। लेकिन फिलहाल के लिए चलिए आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी और ये अब महीना काफ़ी यूजुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे काम हैं। बट ये है कि हम आपकी क्लास को बंक नहीं करेंगे और अरेंज करेंगे, लेकिन आपको फ्रेंड्स टाइम पर आना होगा। आइए बात करते हैं क्या है। ये है आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है शैक्षिक मापन के प्रकार। मैंने शैक्षिक मापन क्या है, अर्थ, विशेषता, उद्देश्य, काफ़ी संबंधित टॉपिक से आपसे चर्चा की और फुल डिटेल में बताया। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करें अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि शैक्षिक मापन के प्रकार के। शैक्षिक मापन क्या है, अर्थ क्या है, मैंने सारी बातें आपको क्लियर बताई। अब इनके प्रकार क्या हैं वो भी जो संबंधित बातें वो ज़रूर जान लेते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन पर हर चीज़ क्लियर दिख रही हो, आई होप सो। देखते हैं, बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्यतः शैक्षिक मापन के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? देयर आर 3 टाइप। फर्स्ट वन निरपेक्ष मान, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट। दूसरा है सामान्यीकृत माप, जिसको कहते हैं नॉर्मेटिव मेजरमेंट। और थर्ड है इंसेप्टिव मापन, जिसको कहते हैं इंसेप्टिव मेजरमेंट। तो ये 3 प्रकार के मापन हैं। शिक्षण के कितने मापन हैं? तो आपको ये जो 3 प्रकार है ये आपको 3 बहुविकल्पी के संख्या के रूप में भी पूछ सकता है बहुविकल्पी में, या आपको इनमें से कोई एक नाम दे देगा। 3 ऑप्शन और अलग रहेंगे तो आपको वो बताने को आ जाएगा। तो आप समझने का प्रयास करिए कि आपको यहाँ पर क्या समझना है। शैक्षिक मापन कितने प्रकार का होता है? जब मैं पूछूं, कोई पूछे 3 प्रकार का, आपको ये तीनों के नाम आपको याद, निरपेक्ष, सामान्यीकृत और इंसेप्टिव, ये 3 मापन के नाम है। अब मैं आपसे इन तीनों पर फुल डिटेल में चर्चा करूंगी, फुल डिस्कस करूंगी कि ये है क्या। तो आपको नाम इनके ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है, नहीं बन सकता है बहुविकल्पी। तो आपको लघुत्तरी में लिखने को आ जाएगा कि शैक्षिक मापन के प्रकार लिखिए, तब आपको वहाँ पर ये बात लिखनी होगी 1 नंबर पे। और अगर यही सेम प्रश्न पूछता है 2 नंबर में कि शैक्षिक मापन के प्रकार कितने होते हैं, तब आप ये तीनों नाम लिखेंगे, लेकिन इनके साथ 1-1, 2-2 लाइन भी लिखेंगे क्योंकि वो 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको भी 1 लाइन उसके साथ जोड़नी होगी। क्लियर? आगे चलिए। सबसे पहला जो मापन है निरपेक्ष मापन, उसको जानते हैं कि ये है क्या। निरपेक्ष मापन वह मापन है, निरपेक्ष मापन वह मापन है जिसमें परम शून्य को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना 0 से शुरू होता है। 0 से ये स्टार्टिंग लेवल उसका रहता है और 0 से अधिक हो, जब 0 से ज़्यादा जाएगा, सपोज करो 0 यहाँ है, 0 से भी ये ज़्यादा जाएगा तो पॉजिटिव धनात्मक हो जाएगा, 0 से निगेटिव आएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब अर्थात किसी स्थान के तापमान को लीजिए, वह 0 भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको निरपेक्ष मान का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य। आपको इससे संबंधित एक बात याद रखनी है क्योंकि अभी आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको इसी से मापन ही बात हो रही है, मेजरमेंट नापने की बात हो रही है, तो तीनों और जो 2 हैं वो भी सिमिलर ही रहेंगे। क्लियर? वो भी सिमिलर रहेंगे। तो अभी आपको क्या जानना है, निरपेक्ष मान बराबर एब्सोल्यूट जीरो। क्या है जानना है? निरपेक्ष मान बराबर एब्सोल्यूट जीरो। आपको ये अगर याद रहेगा तो आप पूरी डेफिनेशन अपने आप बनाकर लिख पाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगी, शैक्षिक मापन वाला जो ये पेपर 1 पेपर 2 रीडर थर्ड सेमेस्टर में ही नहीं, हर सेमेस्टर में जो पेपर 1 पेपर 2 है वो अच्छा है। अच्छा किस सेंस में पता है? आप उसको बना कर लिख सकते हो।
बाकी सब्जेक्ट में आप बनाकर नहीं लिख सकते हो, साइंस में बनाकर नहीं लिख सकते हो। अगर उसमें सोल्यूशन जो पढ़ना है वो फिक्स है वही होगा, ठीक है। लेकिन इन सब में क्या है कि आप इसको अपने आप से थॉट प्रोसेस अपना रहता है, हमें हेडिंग पता रहती है और हम लिख लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको किताबी भाषा से कुछ शब्दों को अपनी डिक्शनरी में डाल लेना है, यही हम हमेशा सिखाते आ रहे हैं आपको। तो कह रहा है कि निरपेक्ष मापन एक ऐसा मापन होता है जो परम शून्य की स्थिति भी उसमें संभव होती है, जो उसका पैमाना जो है वो 0 से शुरू होता है। 0 से शुरू का मतलब है कि अगर 0 के लेवल से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 के लेवल के नीचे आएगा, अगर 0 के लेवल के ऊपर गया तो पॉजिटिव, 0 के लेवल के नीचे गया तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हम किसी स्थान का टेम्परेचर ले सकते हैं, क्योंकि किसी स्थान का टेम्परेचर 0 भी हो सकता है, 0 से नीचे भी हो सकता है और 0 के ऊपर भी होता है, जो कि हमने देखा है। आगे बढ़िए, 0 से अधिक भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। इस प्रकार के मापन भौतिक चरों में भी संभव होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर का जो घटना बढ़ना ये तो एक भौतिक प्रक्रिया है, तो ये भौतिक जो फैक्टर होते हैं उनमें ये शून्य मापन वहाँ पर भी देखा जाता है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों में नहीं। आप ये बात ध्यान रखना कि जो निरपेक्ष मान होता है, निरपेक्ष मान का मतलब जो परम शून्य की वैल्यू है वो जो भौतिक फैक्टर होते हैं, जो फिजिकली होते हैं, जो फिजिकल का मतलब वास्तविकता में होते हैं, उन्हीं में परम शून्य का मान लागू होता है। मनोवैज्ञानिक चीज़ों में परम शून्य का मान नहीं लागू होता, क्योंकि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक चरों में परम शून्य की संभावना नहीं होती है। बहुत क्लियर बात बता रही है, मैंने यहाँ पर बताना है, आप सुन लो, अभी समझ लो कि जो ये परम शून्य की वैल्यू है, परम शून्य का मतलब है कि शून्य के ऊपर भी, शून्य से नीचे भी, शून्य से शुरुआत। तो जो भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है, भौतिक चीज़ें, जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें, जो रियल चीज़ें हैं, उन्हीं में ये कार्यक्रम, उन्हीं में ये चीज़ें होती हैं। जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं उनमें ये सिलसिला नहीं होता है, उनमें पॉसिबल भी नहीं है। जैसे यदि किसी उपलब्धि परीक्षण में किसी छात्र को शून्य, कोई टेस्ट हुआ, कोई रिजल्ट हुआ या कोई कंपटीशन हुआ, उस बच्चे को उसमें शून्य नंबर मिला, जिसका अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि उस विषय में छात्र की योग्यता शून्य। इसका मतलब हम क्या मान लें कि वो बच्चा एकदम नेग्लिजिबल है, क्या वो बच्चा एकदम शून्य है उस सब्जेक्ट में? ये इसका केवल इतना मतलब होता है कि छात्र उपलब्धि परीक्षण में किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाया, उसमें असमर्थ रहा। अगर जैसे आर्ट का पेपर हो रहा है और ढेर सारे बच्चे आर्ट में अच्छे नंबर पाए, लेकिन एक बच्चा उसमें जो था, राम नाम का एक बच्चा था, उसने उसको 0 नंबर मिला, तो आप क्या मान लोगे कि वो एकदम शून्य है, वो एकदम 0/0, 0/0 उसको मिलेगा? आप क्या सोच रहे हो? नहीं फ्रेंड्स, उसका मतलब ये है कि वो एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में वो बच्चा नंबर नहीं पाया, तो मतलब वो जो प्रश्न वहाँ पर आया था वो उसको नहीं कर पाया। अब ज़रूरी थोड़ी, जैसे आप उसको फूल बनाने का ड्राइंग दो और वो शेर बना दे, आप उसको कुछ और दो तो वो कुछ और बना दे, क्योंकि सबको ड्राइंग नहीं आती, कोई कुछ बना सकता है, कोई कुछ बना सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे कुछ नहीं आता और हम उसको उस टेस्ट में नहीं पास हो पाए इसलिए कहते कि अरे उसको कुछ नहीं आता, वो 0 है, नहीं कह सकते हैं ना। तो ये चीज़, टेम्परेचर अगर 0 हो रहा है तो हाँ वो 0 है, अगर टेम्परेचर -1 डिग्री जा रहा है तो हाँ वो है। लेकिन किसी विषय में कोई बच्चा मैथ में तेज है, कोई बच्चा साइंस में तेज है, जो बच्चा किसी में तेज, तो क्या कहते हैं कि उसको 2+2 जोड़ना नहीं आता। अगर मैथ का टेस्ट हुआ, सपोज करिए मैथ का टेस्ट हुआ, उसमें मैं कोई बच्चा फेल हो गया, नहीं आ रहा है, उसको क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो क्या क्या ये समझेंगे कि उस बच्चे को जोड़ घटाना भाग नहीं आता, वो 2+2 नहीं कर सकता है, वो 2-3, 3-2 नहीं कर सकता है, 2-3 नहीं कर सकता, बहुत कर सकता है फ्रेंड्स, इतना इस तरह नहीं होता है, वो कर सकता है, वो कैपेबल है। तो हम उसको परम शून्य की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, ये कोई सही मेजरमेंट नहीं होगा। तो यही आपको इसमें समझना है। आई होप सो आप समझ पाए होंगे कि निरपेक्ष मापन क्या है, एब्सोल्यूट 0 और परम शून्य का मापन आपको यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं, और कहाँ पर लागू आप करेंगे ये भी फैक्टर मैंने बहुत ही क्लियर आपको बता दिया। गॉट इट? चलें आगे। करेक्ट, ओके। आइए, दूसरा है सामान्यीकृत मापन, सिंपल मेजरमेंट, नॉर्मल मेजरमेंट। सामान्यीकृत मापन एक ऐसा मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। जो प्राप्तांक है वो एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होता, वे स्वतंत्र रूप से रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, बिंदास रहते हैं। इसकी दूसरी पहचान ये है कि इनमें परम शून्य की संभावना नहीं होती। इस मापन की सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसमें एब्सोल्यूट 0, परम शून्य की कोई वैल्यू ही नहीं, होता ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट कांट बी एग्जिस्ट हियर, वो हो ही नहीं सकता। जो चीज़ें उसमें हैं परम शून्य में, निरपेक्ष मापन में जो बातें बताई गई हैं वो यहाँ पर लागू ही नहीं होती हैं, हो ही नहीं सकती हैं। उदाहरण क्या है? यदि किसी विषय की उपलब्धि परीक्षण में कोई छात्र 0 अंक प्राप्त करते, ठीक है, तो कोई बच्चा 0 अंक पा गया,
0/0। इसका मतलब यह कदापि नहीं होता कि उस विषय में उस छात्र की योग्यता शून्य है। इसका केवल यही अर्थ होता है कि वो उस चीज़ को करने में हल नहीं कर पाया, असफल रहा। समाजशास्त्रीय अध्ययन में और मनोविज्ञान में और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण से प्राप्तांक प्रायः सामान्यकृत मापन ही होते हैं। मतलब जैसे हम एक चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं, उसमें बच्चा कम नंबर पा रहा है, कोई ज़्यादा पा रहा है, तो हम इसको इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि उसे कुछ नहीं आता। हाँ, ये है नॉर्मल है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कैटेगरी के लोग हैं। नॉर्मल मीडियम बच्चे भी होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। आपने टर्मन का बुद्धि लब्धि परीक्षण पढ़ा है ना, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपने टी 8 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है ना, टर्मन साहब का चार्ट आपने पढ़ा है ना, याद करिएगा ज़रूर। तो उन्होंने क्या बोला, 140 के ऊपर जो होते हैं वो बहुत अच्छी बुद्धि वाले होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो छोटी बुद्धि वाला है वो एकदम बेकार है, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे लोग जिनको कुछ नहीं आता है, आप विराट कोहली को जानते हैं, वो तो इंटर भी नहीं पास है। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, वो तो उन लोग की पढ़ाई देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आप देखिए, लेकिन क्या मस्त इंग्लिश बोलते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, नाम शौहरत रुतबा सब कुछ, तो क्या नहीं है उनके पास, कौन नहीं जानता उनको। तो ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनको वो चीज़ नहीं आती है। तो ये है सामान्यकृत मापन, जिसमें निरपेक्ष मापन की बात आती ही नहीं है। एक नॉर्मल मापन है जो सामान्यतः सभी स्तर के बच्चों पर लागू होता है और उससे सभी का मापन किया जाता है। आगे आइए। अब अगर यही बात हो जाए फ्रेंड्स, अगर यही बात हो जाए तो जीरो पे सपोज करो किसी सब्जेक्ट में कोई बच्चा जीरो आ पाए, उसका रिजल्ट कम रहे, तो उसको स्कूल से निकाल दो, तो सारे पे स्कूल वाले तो खाली हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं हो सकता है ना, सबका एक नॉर्मल मेजरमेंट करके क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है और उसी के हिसाब से वहाँ पर मापन होता है। तो 2 मापन की बातें समझ में आई, कुछ समझ में आया कि क्या है, एकदम ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। आगे चलते हैं, आइए तीसरे पे बातें करते हैं। इंसेप्टिव मापन, ये क्या है? इंसेप्टिव मेजरमेंट क्या होता है? तीनों की परिभाषा मत भूलिएगा, क्योंकि तीनों की परिभाषा अलग अलग लिखने को आपको आने वाली है, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। क्लियर? मापन के अनेक उपकरण एवं विधियाँ, जी हाँ, मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। स्केल है, रस्सी है, लट्ठा है। लोग पहले रस्सी से नापते थे, लोग लट्ठे से नापते थे कि नहीं नापते। हम लोग लंबाई कैसे नापते? अब किसी के घर में वो लंबाई वाली मशीन थोड़ी, वो लंबाई करने नापने वाली मशीन थोड़ी होगी, स्केल थोड़ी होती है। तो हम कैसे नापते हैं? तो क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, एक स्केल लेते हैं, सर के ऊपर से उसको रखते हैं, और कोई और भी रहता है, उसको बोलते हैं दीवार पर टिक मारो, ठीक है, जिसके लिए मम्मी डांटती हुई है हमारी। तो हम लोग उस पर टिक मारे रहते हैं। ऐसे हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर किया हुआ है ना, वहाँ पर आज भी निशान बना हुआ है। तो ये अब हंसी आती है हम लोगों को कि वहाँ पर सर्किल हो गया है वो लाइन की, हम लोगों ने वो मेजरमेंट किया था लंबाई को। तो उसके लिए कोई उपकरण नहीं चाहिए होता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी ऐसी हरकतें की होंगी छोटी छोटी, जिससे हम लोग को डांट पड़ती है। और आज हम लोग तो बड़े बड़े हो गए, तो वो चीज़ देखते हैं तो दिखाया जाता है, देखो लंबाई नापे। तब जो और कोई भी आता है तो वो भी दिखाया जाता है, अरे भैया ये लंबाई नापे यहाँ ऐसे, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ बात क्या बता रही हूँ कि नापने के तरीके और विधियाँ अलग अलग है, सबका अलग है। जैसे जैसे समय आया मापने में चेंजेस आ गए, ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो, इनमें एक उपकरण अथवा विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति और छात्र को बाध्य चयन करना होता है, जिसमें आपको एक मतलब डिसाइड करना है या चूज करना है। इस विधि के दौरान मापन को कैटल साहब है, उन्होंने इसे डिफाइन किया है। कैटल साहब ने इस पर थोड़ा वर्क किया, शोध किया, काफ़ी बातें इनके बारे में बोली। इसमें व्यक्ति एवं छात्र के सामने कुछ प्रश्न, कथन अथवा समस्याएं रखी जाती है, उपस्थित की जाती है उनके सामने, और छात्र को उन्हें वीरता क्रम में 1 2 3 4 आदि क्रम प्रदान करने के लिए कहा जाता है कि आप उनको अरेंज करो, आप उनको कैटेगरी वाइज या जैसा भी तरीके से या क्लासिफाई करो कि कैसे आप उसको बांट सकते हो, कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। आगे देखते हैं। यदि छात्र किसी कथन को प्रथम वीरता दे, अगर टॉप रैंक 1 में उसको डाल दे, प्रदान करता है, तो वह किसी दूसरे कथन को यह वीरता का अंक नहीं दे। अब टॉप 1 पे तो एक ही इंसान होगा, सब थोड़ी होंगे, तो अगर एक पे दे दिया तो दूसरे को वहाँ नहीं रख सकता है। इस प्रकार के मापन के उपकरण को बाध्य चयन प्रश्न या फोर्स चॉइस आइटम कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम चूज करते हैं कि हम किसको वहाँ पर ले जाकर प्रथम स्थान पर रखेंगे, और इसके द्वारा इसी मापन को इंसेप्टिव मापन कहा जाता है। इस प्रकार के मापन में सभी छात्रों को 1 2 3 4 आदि अंक प्रदान करने होते हैं, और इसलिए सभी छात्रों के मध्यमान और मापन विचलन समान होते हैं। क्योंकि मेनली क्या होता है कि आप जैसे आपको ये पता होना चाहिए जो सुपीरियर है, जो तेज है, जो बेस्ट है, वो सबको पता चलता है ना। जैसे कोई कई सालों से टॉप रैंक पे आ रहा है या बार बार हर चीज़ में अच्छा है, सबको एक क्लास का मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो पढ़ने में अच्छा होता है, जो करिकुलम एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है, जो क्लास में टीचर ने कोई चीज़ पूछा तो बताता है, ठीक है,
अब उसके अंदर ये चीज़ें क्वालिटी होती है तो मॉनिटर उसी को चूज़ किया जाता है, या मॉनिटर वोटिंग के हिसाब से भी होता है कि जिसको पूरी क्लास चूज़ करती है, जिस बच्चे को पूरी क्लास फेवरेट होती है, ठीक है। तो ये एक इंसेप्टिव मापन एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें हमको चाहे एक नंबर दिया गया हो, चाहे कोई चीज़ दी गई हो, या हमको कोई क्रम अरेंज करना हो, या कोई हमको काम चूज़ करना हो, तो हम ऐसा रूप इसमें इस मेजरमेंट का लेते हैं जिसमें हम टॉप 1 पे किसको रखेंगे, टॉप 2 पे किसको रखेंगे, 3 पे किसको रखेंगे, और एक स्थान पर अगर एक इंसान को रख दिया तो दोबारा हम नहीं कर सकते। तो ये 3 मेजरमेंट है जो तीनों मैंने आपको बताए। एक बात आपको इस मापन से ये ध्यान रखनी कि ये शैक्षिक मापन आपके शिक्षा जगत को मापने के लिए बना है। उस शिक्षा जगत में ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बालक आते हैं, इनका मापन कैसे करना है, इन मापन के द्वारा उनको कैसे सिखाना है, किन विधियों की तरह उनका मापन करके हर तरीके से सोचना है। हम सिर्फ एक तरीके से अगर मापन करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे अनुभव गलत हो, क्योंकि हम हमेशा बिना किसी से को जाने बहुत जल्दी अपने दिमाग की बुद्धि लगाकर बता देते हैं फला व्यक्ति ऐसा है। तो बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनका हर एक पहलू से आपको टेस्ट लेना है और समझना है कि क्या इनमें कमियां हैं, कैसा मेजरमेंट है, ये किस चीज़ में अच्छे हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं, मापते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसके बाद फिर उस कमियों पे हम जोर दे के एक सुगमकर्ता की तरह उसकी मदद करते हैं। तो ये सभी मापन आपको एक प्रकार से कह सकते हैं बढ़ावा देने के लिए। जैसे जो ये यूनिट टेस्ट और फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह जो दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, वो इसलिए होता है कि जब एनुअल टेस्ट अगर साल भर में एक बार होगा तो आप उसके लिए घबराओगे, बहुत डर लगेगा, फिर आप उसमें गलती करोगे। इससे अच्छा है कि वो आदत डलवाई जाती है आपको कि ये एग्ज़ाम होगा, आपकी प्रोग्रेस में मदद होगी। तो मापन कहीं ना कहीं इसीलिए होता है। तो ये शैक्षिक मापन के 3 प्रकार थे जो मैंने आपको तीनों एक एक डिस्कस करके फुल डिटेल में बताया, और क्या उदाहरण में जो संबंधित था वो भी बताया। तो आपको परिभाषाएं आमतौर पर ये ध्यान रखनी है। आपको अगर इससे संबंधित कुछ बातें बुक से या सीरीज़ में जैसा भी संबंधित आपको और भी मिलता है, पढ़िए, समझिए। मैंने आपको एक ओवरऑल व्यूज़ बताया अपना रिस्पॉन्स कि ये चीज़ें क्या हैं जो आपको बताई जा रही हैं जो कि सिलेबस में है। अब आइए, एक बहुत अच्छा टॉपिक और भी है जो मेन प्रश्न लेकर ज़्यादा मात्रा में बनता है, जो हमें जानना है। वो यहाँ पर आपका है कि ये मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। अभी मूल्यांकन का विषय मैंने नहीं पढ़ाया है। मापन को मेजरमेंट कहते हैं, मूल्यांकन को इवैल्यूएशन कहते हैं। तो मूल्यांकन का टॉपिक मैं बताऊंगी आगे, लेकिन आपको ये लिखने को आता है, 2 नंबर में ज़रूर आया है और बहुत ही बारी आया है, रिपीट हुआ है कि मापन और मूल्यांकन के कोई 3 अंतर बताइए, कोई 2 अंतर लिखिए। तो आज मैं आपसे ये भी टॉपिक यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फटाफट जाइए लाइक करके आइए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट। क्लियर है? टॉपिक समझ में आ रहा है? तीनों मापन मैंने बताया, तीनों मापन बहुत आसान है। इसके जो शिक्षण के चर हैं वो 4 चर हैं, उन चारों चर को भी अच्छे समझना क्योंकि प्रश्न बनता है। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो शैक्षिक वाला चैप्टर है, समावेशी शिक्षा, तो यूपी टेट में देखने को मिलती है, सी टेट में आती है, लेकिन ये जो आपका ये शैक्षिक मापन का ये सब्जेक्ट है, ये सुपर टेट में ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू टेट और सी टेट। सुपर टेट में ये ज़्यादा आता है, भर भर के प्रश्न बने हैं, उसका टॉपिक है। तो अभी आप पढ़ेंगे तो आपको सुपर टेट पे हेल्प करेगा। अब आइए एक एक मापन के बारे में, जो गैप है दोनों में क्या अंतर है वो जानते हैं। पहला आपको दिख ही रहा है कि मापन का क्षेत्र संकुचित होता है। जी हाँ, संकुचित का मतलब छोटा, संक्षिप्त, ठीक है, बाउंड्री में घिरा। इसका मापन छोटा होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम लंबाई, सर देखो फ्रेंड, क्या है कि हम लंबाई जैसे नापना है तो लंबाई के लिए टेप लेके आओगे, लंबाई नापोगे, ठीक है, हाथ, कलाई, कमर नापोगे। आइए फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पर संकुचित की बात थी तो ये मैंने आपको बताया कि छोटा होता है, ठीक है, अपना एक फिक्स एरिया है कि आपको क्या नापना है। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है क्योंकि हम इसमें जो है मापन जब करते हैं तो लगा जो डिसाइड है पहले से कि हम क्या नापेंगे वही नापते हैं। मूल्यांकन में हम हर चीज़ को नापने लगते हैं, अच्छाई, बुराई, बिहेवियर, पढ़ाई लिखाई, सोच, विचार, सामाजिकता, हर एक फैक्टर को देखते। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा और व्यापक होता है, मापन का जो है वो छोटा होता है। मापन एक सामान्य शब्द है, मापन एक नॉर्मल सा शब्द है, लेकिन मूल्यांकन जो है वो एक तकनीकी, क्योंकि हम मूल्यांकन में कुछ टेक्नोलॉजी को, विधि को, सिस्टम को लगाकर भी करते हैं। मापन एक साधन है, मापन जो है वो एक साधन है, मीन है। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है, ठीक है, वो एक डेस्टिनेशन है। मूल्यांकन अपने आप में पूरा पूर्ण भी कह सकते हैं, ये तो बस एक रास्ता है जैसे के द्वारा, कोई मीडियम है, लेकिन ये जो है ये नहीं है, ये मीडियम नहीं होता है, ये पूर्ण आकृति होती है, पूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसके बेस पे हम बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता। मापन कभी भी
पूरी चीज़ें एग्जैक्ट जो है वो नहीं बता सकता है, क्योंकि वो एक वैल्यू, एक सर्टिफाइड जो वैल्यू है वही आपको बताएगा कि 10 में से 9 मिला, 10 में से 5 मिला, 10 में से 2 मिला, ये बताएगा। तो मेजरमेंट कहीं इस तरीके की कि आपकी ग्रोथ किस लेवल तक है, टॉप 5 पर, टॉप 6 पर, टॉप 10 पर, आपकी कितनी नेटवर्थ है, इतने बिलियन, इतने मिलियन, कितना का है। तो वो एक एस्टिमेट वैल्यू है जो डाटा को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा भी बनाई सकते हैं, क्योंकि हम मूल्यांकन में क्षेत्र इसका इतना बड़ा है कि हर पहलू को जांच लेते हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट जो है मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, क्योंकि मापन के कार्य में एविडेंस चाहिए, यानी कि प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ है तो मापन होगा, मेजरमेंट होगा, हम एक आकलन लगाएंगे, उसके बेसिस पे अपने पूरे डाटा को देखेंगे, चेक करेंगे, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो सब देख के उसके बेसिस पे ये मतलब प्रूफ चाहिए, तभी हम एक सर्टिफाइड रिजल्ट दे सकते हैं। मापन हो गया। मूल्यांकन का कार्य जो है वो साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है, क्योंकि इसमें पहले आप पूरा कलेक्ट करके एक छोटा एस्टिमेट रखते हो, बाद में फिर जब पूरी डिटेल आप पढ़ते हो, पूरा पास्ट पढ़ते हो, पूरी जांच पड़ताल करवाते हो, चेकिंग करवाते हो, जासूस लगवाते हो, सब जानते हो, कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है, तब आप एक कंक्लूजन दे सकते हो। ये क्या होता है कि हम थोड़ा बस हाँ काम चलाओ बता देते हैं कि अच्छा हाँ ब्ला ब्ला ऐसा है, फिर इसमें लेकिन हमको हर चीज़ एकदम सही और सर्टिफाइड बोलनी होती है, फिर नहीं तो हमारे कान की खटिया खड़ी की जाएगी कि आपने ऐसा कहा या ऐसा एक एस्टिमेट रेवेन्यूज वगैरह जो भी रहा जनरेट करके दिया। मापन में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती। मापन में बहुत पैसा और बहुत मेहनत नहीं लगती है, बस वो मापन है, एक एस्टिमेट वैल्यू है, हमने उसमें डिटेल डाली है और वो हमको रिजल्ट मिल गया। मूल्यांकन के लिए हमको बहुत धन भी खर्चा करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है, पूरी डिटेल लेनी पड़ती है, बहुत कार्य करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें श्रम और धन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित करता है, ये जो है ना, जो कैरिकुलम जो आपका पूरा सर्कुलर होता है उसी के इर्द गिर्द इन्वॉल्व होता है, जितनी बातें उसमें कही जाएंगी उतनी ही बात आपको पढ़ाई जाएगी, उतने का ही टेस्ट लेगा। लेकिन मूल्यांकन में ये नहीं होता है, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड होता है कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक ले जाना है। क्लियर। मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग नहीं है कि हमको ये ज़रूरी ही है, लेकिन मूल्यांकन एक अभिन्न अंग है, क्योंकि मूल्यांकन में मापन जो होता है वो मूल्यांकन का अंग होता है, तो मूल्यांकन में ये बात कहीं ना कहीं आ ही जाती है और हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन हम मापन में मूल्यांकन का कार्य नहीं कर सकते हैं। मापन किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं भी खड़े खड़े मापन कर लेते हैं, लेकिन मूल्यांकन के बाद ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन जो होता है ना वो मापन के बाद ही होता है, पहले हम एक मापन देख लेते हैं, फिर हम उस पर मूल्यांकन मापन के बाद होता है। ध्यान रखना, पहले हम मापन करने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले छोटी चीज़ को देखते हैं, अगर बात बनती ठीक तब हम उस पर जाते हैं, तब हम बड़ी टीम को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं कही सकती, भाषा मतलब प्री एजम्पशन नहीं कर सकते हैं कि होगा ही, लेकिन मूल्यांकन के बेस पे आपको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं ये चीज़ होने की संभावना है और कोई कर सकता है या हो सकता है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस कि आप देखो कि क्या है मेजरमेंट, क्या है मूल्यांकन, कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कही जा रही, कौन कौन से फैक्टर इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज मैंने यहाँ पर ये क्लास ओवर करनी है, अब इतना ही पढ़ाना था। तो मैंने मापन और मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर है, सबसे लास्ट का टॉपिक बहुत वैल्यूएबल था, जो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न लेकर आता है। आज की क्लास मैं करती हूँ ओवर। आई होप सो कि आपको आज मैंने अच्छा टॉपिक डिस्कस किया, हमने मिलकर पढ़ा, प्रकार जाना, अंतर जाना, दोनों संबंधित प्रश्न लेकर आता है टॉपिक, तो अच्छा टॉपिक था। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। पढ़ते रहिए, मस्ती से एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम होती बताइएगा। नोट्स वगैरह जिसको भी लेनी कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।